कर्ज था अपनी मिट्टी का, वो हमने आज उतार दिया। हम करना नहीं खोने का मेरे, मैं सौंप रहा हूँ देश तुम्हें। मिटने नहीं देना आने कभी। वीडियो शुरू करने से पहले कृपया मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। हॉल ऑफ फेम लेह लद्दाख के सबसे लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। जो पर्यटक इतिहास प्रेमी हैं वे लेह हॉल ऑफ फेम में बहुत अच्छा समय बिताएंगे। हॉल ऑफ फेम भारतीय सेना द्वारा उन बहादुर भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया एक संग्रहालय है जिन्होंने भारत पाक युद्धों में मातृभूमि की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। इस महत्वपूर्ण और खूबसूरत संग्रहालय का निर्माण 1986 में भारतीय सेना द्वारा किया गया था और रखरखाव भी भारतीय सेना द्वारा किया जाता है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय लेह शहर से लगभग 4 किलोमीटर दूर लेह कारगिल रोड पर स्थित है। यह हमारे देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हमारे सैनिकों द्वारा किए गए महान बलिदानों की याद दिलाता है। साथ ही साथ यह लद्दाख क्षेत्र के इतिहास और संस्कृति को भी प्रदर्शित करता है। यह संग्रहालय उन बहादुर सैनिकों को श्रद्धांजलि है जिन्होंने अपने देश के लिए लड़ाई लड़ी और अपने प्राणों का बलिदान दिया। यह संग्रहालय एशिया के टॉप 25 संग्रहालयों में से एक है, साथ ही साथ अपने देश के टॉप 5 संग्रहालयों में। हॉल ऑफ फेम के सामने शांत दिखने वाली भगवान बुद्ध की एक मूर्ति एक संदेश के साथ खड़ी है जिसमें लिखा है, हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है कि आप खुद पर विजय प्राप्त करें, फिर जीत आपकी है, इसे आपसे छीना नहीं जा सकता। इस संदेश का बहुत गहरा अर्थ है और यह मानव जाति के लिए सबसे महत्वपूर्ण सबक में से एक है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुला रहता है और दोपहर 2 बजे से शाम 7 बजे तक। भारतीय नागरिक का टिकट 200 रुपये और विदेशी नागरिक का टिकट 400 रुपये है। मोबाइल का चार्ज 20 रुपये और कैमरा का चार्ज 100 रुपये है। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय का प्रवेश द्वार पिरामिड जैसा है और यह प्रसिद्ध पर्यटक आकर्षण है। हॉल ऑफ फेम के आकर्षण का मुख्य कारण यह है कि इसमें पाकिस्तानी सैनिकों की यादगार वस्तुएं, जब्त किए गए हथियार और सुविधाएं, बहादुर सैनिकों की प्रोफाइल और तस्वीरें चित्रित की गई हैं। यह जगह कारगिल युद्ध को दर्शाती है। प्रदर्शनों में तस्वीरें, दस्तावेज और कलाकृतियां शामिल हैं जो सैनिकों की लड़ाई और कहानियों को उजागर करती हैं। हमने सुंदर षटकोणीय सीमा वाले संग्रहालय के गोलाकार दरवाजे में भावनाओं के ज्वार के साथ प्रवेश किया तो हमको भारत के सशक्त अतीत को जानने का अवसर मिला। भारत के युद्ध इतिहास और अभी भी सुलग रहे हथियारों के संग्रह में गोता लगाने से पहले हम एक शिलालेख के साथ भगवान बुद्ध की मूर्ति देखते हैं। हॉल ऑफ फेम संग्रहालय, जिसमें 2 कहानियां शामिल हैं, को विभिन्न खंडों में विभाजित किया गया है जिसमें कई प्रदर्शनियां हैं। हॉल ऑफ फेम लेह भारत साथ उन कुछ लोगों की पृष्ठभूमि के बारे में भी जानकारी देता है जिन्होंने हमारे देश के इतिहास में सबसे बड़ा बलिदान दिया है। ओपी विजय अनुभाग गैलरी के शीर्ष तल पर आप भारत और पाकिस्तान के बीच 1999 में शुरू और समाप्त हुए कारगिल युद्ध में इस्तेमाल किए गए हथियारों और गोला बारूद का प्रदर्शन देख सकते हैं।
साथ ही पाकिस्तानी बलों से जब्त किए गए हथियारों का प्रदर्शन भी देख सकते हैं। यदि आप उसी भूतल के दूसरे खंड में जाएंगे तो आपको दीवारों पर कारगिल युद्ध की तस्वीरें मिलेंगी। ब्रीफिंग देना हो जैसे कि मैं आपको दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जो रेड लाइन देख रहे हैं आप, ये रोड है, कोई कच्ची रोड और कुछ पक्के रोड जिसमें नेशनल हाईवे भी शामिल है। जो ब्लू कलर आप रिवर और कुछ बड़े रिवर, दो रिवर आ रहा है चाइना से, इंडस रिवर और सिकोर रिवर जो चाइना से होते हुए इंडिया की तरफ आ रहा है, और एक आ रहा है सिकर रिवर पाकिस्तान से, जो पाकिस्तान से घूमता हुआ इंडिया की तरफ आ रहा है। लेटर में कुछ एक नाम लिखे हुए जैसे गुलतारी, गोन, मतियाल, बिजोट, मरोज, ये है पाकिस्तान के कुछ गांव जो कि अभी भी पाकिस्तान में मौजूद है, ऐसा बोला जाता है। जो एरो मेरे तरफ इंडिकेट कर रहा है वो है LOC। LOC का फुल फॉर्म बताइए। 99 के वार से पहले इंडिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट, एक समझौते में साइन हुआ था कि ज्यादा बर्फ पड़ते समय यानी विंटर्स के दौरान कोई भी सेना ऊपर पोस्ट पे नहीं चढ़ेगी, ना इंडियन आर्मी ना पाकिस्तान के रेंजर्स, उनको रेंजर्स बोला जाता है। एग्रीमेंट के हिसाब से इंडियन आर्मी नीचे बेस में डाउन हो गया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। पाकिस्तान ने छुपते छिपाते धीरे धीरे हमारे कुछ एक पोस्ट कैप्चर कर लिए जो कि हम एग्रीमेंट के हिसाब से नीचे बेस में डाउन हो चुके थे, और वो पोस्ट 130 किलोमीटर समथिंग थे। आप देख सकते हैं कौन कौन से थे वो। द्रास में 405, टाइगर हिल 5140, टोलोलिंग। टोलोलिंग इसमें इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। कारगिल में 5608, कक्सार, मजदास और बटाली के कुछ एक सेक्टर जैसे जुब्बर हिल्स, मुंटो डालो, खालूबार, यादोर। अभी पाकिस्तान ने जितना कैप्चर करना था कर चुका। अभी इंडिया की बात इसको रिकैप्चर करने के लिए तो उसकी शुरुआत की गई बटालिक सेक्टर से 3 मई को, और पहला ऑपरेशन लॉन्च किया गया 15 मई को मुंटो डालो के पास। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन सफेद सागर। सफेद सागर इसलिए रखा गया उसका नाम, ज्यादा हाइट होने के कारण एयरफोर्स और इंडियन आर्मी ने मिलकर वहां पे ऑपरेशन लॉन्च किया, उसको सक्सेस बनाया, और पाकिस्तान ने जितने भी पोस्ट कैप्चर किए थे बटालिक सेक्टर के उसको रिकैप्चर कर लिया गया 4 के 4। उसके बाद दरास में टोलोलिंग थोड़ा इंपॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि एक नेशनल हाईवे जा रहा है यहाँ से जोजिला, दरास, कारगिल, लेह, लद्दाख, सियाचिन। अगर पाकिस्तान टोलोलिंग में कैप्चर कर लेता तो आज जहाँ पे हम लोग खड़े हैं वहां पे होता पाकिस्तान, ना कि इंडिया। ऐसा ना हो इसीलिए यहाँ पे एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन OP विजय, जिसमें पॉइंट 485, टाइगर हिल, 5140, टोलोलिंग शामिल थे। इसको भी रिकैप्चर कर लिया गया। आपने मूवी देखा शेरशाह, जिसमें कैप्टन विक्रम बत्रा साहब भी शामिल हुए थे। लास्ट में था कारगिल में लास्ट में एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया जिस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन तलवार, जो कि 5608, कक्सार और मजदास में किया गया था। पाकिस्तान ने जितने भी पोस्ट जगह जमीन कैप्चर किए थे उसको रिकैप्चर करने के लिए इंडियन आर्मी को कम से कम 3 महीने का टाइम लगा, लेकिन उस 3 महीने के दौरान में सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहां से एक टुकड़ा भी नहीं रह सका, इसीलिए इंडियन आर्मी 26 जुलाई को विजय दिवस मनाती है। थैंक यू, जय हिंद। ये MMG का बैरल, जो आपने उस बैरल में देखा होगा, बैरल एक गन है MMG, हाँ उसका बैरल है। इसमें राउंड है 20 राउंड जो है पाकिस्तान से मिले थे पिस्टल के राउंड। ये बाइनो जिसको आप बोलते हैं सिग्नल दूरबीन, ये बाइनो, ये टेलीफोन, ये 7.62 नाटो राइफल्स, ये AK-56 और 47 जो कि पाकिस्तान से कैप्चर किए गए थे। पूरे पाकिस्तान की कैप्चर किया? हाँ, ये पाकिस्तान से पूरे कैप्चर है। और पीछे है ये जो गोले में लिखा है रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। पुरानी है जो नवाज शरीफ था उसको क्या रवीना टंडन बहुत पसंद थी, जैसे हम लोग को ईरान की आती है तो क्या इंडिया को हमें इस्तेमाल करता था। तो 98 के वार में इंडिया ने क्या किया, हर एक गोले में ऐसा लिख के नवाज शरीफ पाकिस्तान को क्या है रवीना टंडन युद्ध कर ये पाकिस्तान ने अपना आर्मी की डेड बॉडी को एक्सेप्ट नहीं किया था। बाद में उसको किसने ले गया था, किसने किया इस इंडियन आर्मी ने ही किया था। ठीक है, इतना प्रूफ दिखाने के बाद, आई कार्ड और ये सब दिखाने के बाद उन्होंने मना किया था। क्यों? उसको एक डर था, ऐसे मना नहीं किया था डायरेक्ट। उसको किसका डर था? उन्होंने जो है एक गवर्नमेंट के रूल को तोड़ा था। सबसे पहले तो उसका डर था, अगर वो रूल को नहीं तोड़ते तो वो भी इज्जत से ले लेता। उन्होंने किसका नाम दिया? आतंकवादी का नाम दिया। ठीक है जी।
उनकी देश की आर्मी और इनकी देश की गवर्नमेंट, इनके लोगों का सपोर्ट आर्मी के ऊपर नहीं होते तो ये तरह का किस तरह का व्यवहार होते हैं। आने वाला समय में उनकी आर्मी जो है उनके इलाके में जो है अच्छे से ड्यूटी करेंगे, इसलिए जो है इंडिया हमेशा युद्ध जीता जाता है। हमारे लोगों के आशीर्वाद होता है किसके, हमारे आर्मी के ऊपर। और लद्दाख जैसे जगह में तो आप लोग सोच भी नहीं सकते, यहाँ की आर्मी और यहाँ के लोकल हमेशा मिलकर युद्ध लड़ते हैं, तभी युद्ध को सक्सेस बनाया है। नहीं तो आप सोच लेना कि पावरफुल चाइनीज अपने आप को पावर विंडो मानते हैं पूरा वर्ल्ड में, वो भी जो है लद्दाख को कैप्चर नहीं कर पाया इसका। पाकिस्तान उसके भाई, उसका दोस्त, वो जब हम आते हैं तब भी रोते हैं। तो ये चीज क्या है, हम तीन भाई फौज में होने के नाते जो है उस एरिया में हम तीनों जो है बात करते हैं, तीनों अलग अलग रेजिमेंट के, तो हम फोन करते हैं तुम एक साथ में आने की कोशिश करना है, नहीं तो क्या है पूरा साल में जो है उनको रुलाते रहना पड़ेगा। ठीक है जी, ये चीज होते हैं, रियल कहानी होते हैं। तो क्या है, उनको हम सब जो है जितना हो सके साथ में आने की कोशिश करते हैं ताकि वो एक बार रोए, लेकिन उनकी मन में जो है बेटा अभी भी बेटा होते हैं, है कि नहीं जी। जब मेरे पापा को गुजरने के बाद 6 महीने बाद मैं अपना घर पहुंचा हूं, तो ये चीज जो है इंसान के अंदर जो है क्या होता है कि एक और ज्यादा मोटिवेशन करते हैं कि नहीं, हमको और ज्यादा जो है दुख देते हैं। तो इनका परवाह करते बिना जो है हम देश का रक्षा करते हैं, एक ही नहीं। चलो आइए, यहाँ पे जो है 1947 के दौरान कैप्चर किया हुआ है पाकिस्तान का वेपन से 303 और CM। ये है 1962 के दौरान चाइनीज वार के दौरान कैप्चर किया हुआ है मोटर, चाइनीज का मोटर से। ये है 1965। उसी मंजिल पर एक अन्य खंड में विवादित सियाचिन संघर्ष में भारतीय सैनिकों द्वारा इस्तेमाल किए गए टेंट, स्नोमोबाइल्स, बर्फ के हथौड़े, एक पोर्टेबल ऊंचाई कक्ष और परिधान जैसे उपकरण प्रदर्शित किए गए हैं। सियाचिन ग्लेशियर दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। यहाँ तापमान -50 डिग्री सेल्सियस बटा -58 फ़ारेनहाइट तक कम होता है। यहाँ आप उन चित्रों का प्रदर्शन देख पाएंगे जिनमें दिखाया गया है कि सैनिकों ने स्वस्थ रहने के लिए कैसे कपड़े पहने, प्रशिक्षण लिया और क्या किया। इस बात का अंदाजा लगाने के बाद कि वे कैसे रहते थे और किन परिस्थितियों में उन्होंने संघर्ष किया था, आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि एक इंसान को इसे सहने के लिए क्या करना होगा। इनमें से कुछ में ग्लेशियर पर सेना की चौकियों, सैनिकों के रहने की जगह और बर्फ की दीवारों पर सैनिकों की प्रशिक्षण प्रक्रिया की तस्वीरें दिखाई गई हैं। तो ग्लेशियर जैसे जगह में जब हम जाना होता है उस दौरान हमें इस तरह का जो है एक इक्विपमेंट्स इशू होते हैं। ये सारा इक्विपमेंट्स के अंदर स्पेशल क्लोथिंग होता है इस बैग के अंदर, क्योंकि जो है हम या तो 3 महीने के लिए जा रहे हैं, समर के टाइम जा रहा है, तो या तो 6 महीने के लिए जा रहा है। तो उस एरिया में जो है ये मिलने के बाद इस तरह जो है इनके ऊपर बांधते हैं। ये है क्रेम पॉइंट, ये है आइसेक्स, एक साइड में होंगे अपना वेपन्स। इन सभी चीजों को लगाने के बाद वेट कितना हो जाएंगे 40 kg। इसका सिर्फ इन्हीं का, तो यही तो उठाना है सर। ठीक है सर। और इसके ऊपर ये जूता पहनना है, लगभग 3 से 4 kg तो इस जूते का होते हैं। और इसके नीचे जो है ये क्रेम पॉइंट तक कब लगाएंगे, जब आइस वॉल के पास पहुंचते हैं ये दोनों को बैग से अलग किया जाएंगे, इन दोनों का काम शुरू होता है। और ये जो क्रेम पॉइंट जूते के नीचे लगाएंगे, आइसेस को हाथ में लेंगे। जूते के ऊपर जो आप देख रहे हैं सामने 2 जो दांत जैसा है इस तरह का, आइस वॉल को चढ़ते समय ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब 4 पॉइंट करना होता है तो आइसेस दोनों हाथ में होंगे और दोनों पैर की मदद से उस एरिया को चढ़ते हैं। वो SBS ट्रेनिंग के दौरान आपको सब कुछ सिखाया जाता है। सबसे में था टोलनी के ऊपर कैप्टन करते कैप्टन विजयन थापर, जो कि 22 साल की उम्र में शहीद हुए थे, जिनका दलासपुर शीश दीवार पे दिया गया दलासपुर। नेक्स्ट आता 0.5.40 रिकैप्चर करना, जिनका नाम है कैप्टन विक्रम बत्रा। उनका दूसरा नाम भी क्या, वो मुझे आवाज कम आई, शेरशाह का रास्ता 0.5.40 रिकैप्चर करना। रिकैप्चर हुआ और होने के बाद अपने कमांडर को 0.5.40 से उन्होंने 4 लाइन का मैसेज पास किया था। क्या था वो, ये दिल मांगे मौत, क्या था, ये दिल मांगे मौत। नेक्स्ट टास्क था उनका 0.475 को रिकैप्चर करना। नेक्स्ट टास्क रिकैप्चर तो हुआ, लेकिन रिकैप्चर करते करते वहाँ पे वो शहीद हो गए। उनकी बहादुरी और वीरता को देखते हुए भारत सरकार ने उनको भी परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। और जितने भी उनके साथ बची हुई सेना थी उन्होंने बहादुरी के साथ लड़के इस सेक्टर को भी रिकैप्चर कर लिया गया 4 के साथ, जैसे 0.475 टाइगर हिल, 5.40 तोलोनी। लास्ट में आता है कारगिल। कारगिल में जैसे 0.508 काटकर और मजाद को रिकैप्चर करने के लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया गया, जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन
तलवार। ये लड़ाई 2 मई 1999 से शुरू हुई और 26 जुलाई जाके कारगिल में वॉर खत्म हुई। जितने भी पाकिस्तान ने हमारे जगह जमीन पोस्ट को ऑक्युपाई करके रखे हुए थे, उसको रिकैप्चर करने के लिए लगभग इंडियन आर्मी को 3 महीने का समय लगा। उस 3 महीने के दौरान ये सारा का सारा रिकैप्चर कर लिया गया। पाकिस्तान यहाँ से एक टुकड़ा भी अपने साथ नहीं ले जा सका। इसीलिए इंडियन आर्मी हर साल 26 जुलाई को कारगिल विजय दिवस मनाती। और इस कारगिल के युद्ध में भारतीय सेना के 527 वीर जवान ने अपना सर्वोच्च। यहाँ लेस्ट वी फॉरगेट नाम की एक दीवार भी है जिसमें उन सैनिकों की तस्वीरें प्रदर्शित हैं जिन्होंने हमारे देश की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। एक विशेष गतिशील दृश्य आपको द लास्ट पोस्ट नामक दीवार पर एक फ्रेम के रूप में मिलता है। यह कैप्टन विजंत थापर द्वारा शहीद होने से कुछ दिन पहले अपने माता पिता को लिखा गया पत्र था। पत्र पढ़कर आप दुहक और गर्व की गहरी भावना से अभिभूत हो जाते हैं, जबकि आपकी आंखों में आंसू आ जाते। हालांकि यह किसी भी तरह से विलाप करने का स्थान नहीं है। एक योद्धा की मृत्यु पर शोक मत मनाओ, क्योंकि जो युद्ध में गिरते हैं उनका स्वर्ग में सम्मान किया जाता है। उसी भूतल पर एक प्रक्षेपण कक्ष भी है, जहां आप ऑपरेशन विजय पर एक वृत्तचित्र देख सकते हैं। 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री में युद्ध की कहानियां जीवंत हो जाती हैं और युद्ध के मैदान से प्रामाणिक युद्ध दस्तावेजों और तस्वीरों का प्रदर्शन होता है। जैसे ही हम भूतल की ओर बढ़े, यह संग्रहालय लद्दाखी सांस्कृतिक विरासत से संबंधित वस्तुओं को भी प्रदर्शित करता है। ऐसे कई खंड हैं जो लद्दाख क्षेत्र के विभिन्न पक्षों जैसे जैव विविधता, संस्कृति, लद्दाख का इतिहास की व्याख्या करेंगे। लद्दाख की संस्कृति, इतिहास, परंपराओं और जीवन के तरीके, वनस्पतियों और जीवों से संबंधित विविध कलाकृतियां और तथ्य, क्षेत्र की जानकारी और रुचि की चीजों के बारे में जानकारी मिली। इसमें योद्धाओं और पूर्वी और पश्चिमी लद्दाख के पारंपरिक परिधान का भी प्रदर्शन किया गया। इसके बगल में एक गैलरी है जो भारत चीन युद्ध को समर्पित है, जो वर्ष 1962 में भारत और चीन के बीच लड़ा गया था। यह युद्ध हिमालय सीमा पर लड़ा गया था, जब 80,000 चीनी सैनिकों ने 20,000 भारतीय सैनिकों पर अचानक हमला किया था। एक स्मारिका दुकान है जहां हमने कुछ मग, टोपी और टी-शर्ट खरीदी जिन पर लद्दाख के विभिन्न प्रकार के प्रिंट थे। इन चीजों के अलावा दुकान में शुद्ध पश्मीना शॉल, आभूषण, ताजे सूखे मेवे और ऐसी कई चीजें भी उपलब्ध थीं। हमने लद्दाख के पारंपरिक परिधानों में से एक में कुछ अनोखी तस्वीरें भी क्लिक की। घायल होने के बावजूद उखड़ती सांसों के बीच राइफलमैन श्याम सिंह ने लड़ना नहीं छोड़ा। बंदूक की